ये पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है, ज़ाहिर है 20 साल में पहली मेजर प्राइवेटाइजेशन हुई है। और हमारे यहाँ इतनी सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई हुई है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि न्यूट्रल होके इसके ऊपर तजिया कर पाएँ। ये देखना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, वो बंदे को भी देखना पड़ता है कि उसका किससे क्या वास्ता है। इस चीज़ पे बात चली गई हुई है, मगर बहुत साइड्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो है इसमें एक बहुत बड़ा तबका है और ज़्यादा भारी बड़ा तबका है जो ये कहता है कि जान छूट गई, ये ब्लीड कर रही थी इकॉनमी को। और इसके अलावा भी बाकी जो वाइट एलिफेंट्स हैं, ये तमाम पुराने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, स्टील मिल समेत जो हैं, वो इनसे जान छुड़ानी थी। 50 अरब डॉलर का जो है, 50 अरब रुपए का जो है इसका सालाना औसतन जो है वो हमें पड़ रहा था, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। कोई 15-20 साल में कोई 500 अरब रुपए के करीब तो पीआईए के अंदर जा चुके हुए थे। तो अच्छा है अगर ये चल पड़े और इससे रोज़गार भी निकले और टैक्सेस भी मिलें और सर्विस भी बेहतर हो जाए तो क्या हर्ज है। ये है इसका मस्बत पहलू। अब इसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इसको जिस तरीके से किया गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत बड़ा क्राइटेरियन के अंदर देखा जाता है कि जिसको दिया जा रहा है उसकी अहलियत चलाने की या उसका प्रायर एक्सपीरियंस, तजर्बा क्या था एयरलाइन को चलाने का। तो जो वहाँ पे जिसको मिला है आरएफ ग्रुप, जो आरएफ ग्रुप ऑफ कोर्स चारों जो उसके अंदर कंसोर्शियम के अंदर कंपनियाँ, बड़ी मोतबर कंपनियाँ हैं और वो पाकिस्तान की बड़ी तरीन कंपनियाँ हैं, मगर वो बहरहाल एक की खाद चलाने के बिज़नेस में है, रियल एस्टेट के बिज़नेस में है, स्कूल चलाने के बिज़नेस में है, कैपिटल मार्केट चलाने के बिज़नेस में है। हवाबाजी में किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। हवाबाजी की जो एक्सपीरियंस था ये, और ये क्राइटेरियन में लिखा हुआ था कि या तो ये कंपनियां दिखाएंगी कि उनके पास 200 अरब डॉलर की इक्विटी मौजूद है, या फिर उनका हवाबाजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो वाहिद जो 4 कंपनियां जिन्होंने इनिशियली बिडिंग की थी, बाद में फौजी फर्टिलाइजर इसमें से निकल गई। यानी ये भी एक सवाल आता है कि वो क्यों बीच में शामिल कर ली गई, वो भी एक सवाल है। मगर एयर ब्लू जिस कंसोर्शियम का हिस्सा था, वो उनका ऑक्शन से एक दिन पहले अदालती फैसला आ जाता है कि उनके ऊपर 5 अरब 45 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अभी उसकी मजीद वो अपील करेंगे। मगर बहरहाल 2010 में ये वाक़या एयर क्रैश हुआ था एयर ब्लू का, और ये साल से ये मामला चल रहा था। और एक दिन पहले जब फैसला आता है बिडिंग से, तो फिर घंटियां जो है ना टलियां खड़कती हैं। और हाल ही में हमने देखा है पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम जिस तरीके से ये मैनिपुलेट होता है, उसकी रोज़ की हम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कहानियाँ रोज़ सुनते हैं कि उसके ऊपर जो है ना वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो फिर शक पड़ता है कि जनाब ये 15 साल से एक मुकदमा चल रहा था, एक दिन पहले ही ऑक्शन से आना। और उसके बाद एयर ब्लू क्लियरली जो है वो एक 6 बिलियन जब उनको ये 5.5 अरब रुपए की ठुक जाएगी, तो ज़ाहिर है उनके पास कैश की एक प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने बिड जो अपनी डाली वो सिर्फ 26 अरब रुपए की डाली। एक भागने की क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, कि वो उनको नाउमीद है ना, वो लेना चाहते हैं। अब ये पता नहीं उनसे मजबूरी कान मरोड़ के उनसे ये करवाया गया या नहीं, मगर ये फैसला एक मौजूद था और उनके पास ये एक्सपीरियंस था। तो एक तो ये मामला आ जाता है। दूसरा ये कि ये सवाल उठता है कि 10 अरब रुपया जो है जिसका उन्होंने 7.5 अरब रुपए के करीब जो है ना कैश देना है 90 दिन के अंदर, बाकी जो है वो 3 अरब साल के अंदर देना है। तो लोगों का ख्याल है कि जनाब ये कंपनी जो दी जा रही है उनको याद रहे कि उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान में उसकी अभी भी 9 अरब रुपए की इक्विटी है। उनके बैंक में जो इस दफ़ा पड़ा हुआ है, जिसने ये 7 अरब रुपया देना है, उसको बैंक अकाउंट में पीएए के इस वक्त 9 अरब रुपया मिल रहा है। सो इक्विटी उनकी 9 अरब रुपए की है। साथ में ऑफ कोर्स बाकी एसेट्स ऑफ कोर्स जो है 33 जहाज़ हैं, 18 ऑपरेशनल वो हैं ही हैं, मगर बाकी जो उनके पास एसेट्स हैं उनके पास 170 जो है ग्लोबल स्लॉट्स हैं
78 डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे उनके जहाज़ जाते हैं, 97 एयरलाइन डेजिग्नेशंस हैं। तो ये उनके पास ये एसेट की इसकी भी एक वैल्यू है। तो ये जो अगर एयर ब्लू बीच में रहती तो शायद 135 से भी ऊपर बात चली जाती। एक तो ये सवाल है, और दूसरा ये कि ये कंसल्टेंट जो हैं, पहली तो बात ये है कि 3 अरब के करीब जो है ना तकरीबन अभी कंसल्टेंट को देने, अर्नेस्ट एंड यंग है गालबन इस दफ़ा की कंसल्टेंट। एक तो ये कंसल्टेंट पता नहीं क्यों रखे जाते हैं, 3 अरब ये अभी दिए जाएंगे, और पिछले साल कोई 6-7 अरब रुपया पिछले साल भी इनको दिया गया, जो एक बड़ी नाकारा किस्म की गई जब ये इसके 60% शेयर्स बेचे जा रहे थे। तो ये एक नहीं समझ आ रही कि ये कंसल्टेंट रखते क्यों हैं। अगर आपने ये कंसेशंस देनी थी कि आपने जहाज़ ख़रीदने पे सेल टैक्स भी माफ़ कर दिया, आपने लाइबिलिटीज़ भी ले ली, 600-650 अरब रुपए के जो लाइबिलिटी थी वो भी गवर्नमेंट ने ले ली, पेंशन्स भी ले ली। अगर ये एक मुनाफा बख्श किस्म की डील दे रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत है। और कंसल्टेंट अब लोकल कंसल्टेंट रख लें ना, सस्ता वाला रख लें। या तो ये होता कि ये बाहर से डॉलर्स में लेके आते ये कंसल्टेंट, तो हम कहते जी ये बड़ा कमाल है। पर बहरहाल मैं गैर ज़रूरी नुक्स नहीं निकालना चाहता कि अब ये चारों बड़े पाकिस्तान के मोतबर कंपनियां हैं, ग्रुप्स हैं, इनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक है कि इनको ये करके दिखाना पड़ेगा आप और हम ये इसको अब फॉलो करते रहेंगे। और एक और जो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो ख्याल है कि सिर्फ ये 9 अरब रुपया 10 अरब रुपया देंगे, ये नहीं, उनको गालबन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है 83 अरब रुपए के करीब जो हैं, जो लाइबिलिटीज़ जो हैं, जो ड्यूज़ हैं, वो दे के डील फाइनलाइज होगी। सो ये नहीं है कि वो 10 अरब रुपया दे के जो है वो PIA के मालिक बन जाएंगे। उनको ये इसकी जो ड्यूज़ और लाइबिलिटीज़ का कोई तकरीबन 83 अरब देना पड़ेगा। पर बहरहाल अगर इसका पूरा ब्लूप्रिंट आ जाता विद टाइम लाइन के 5 साल का कि किस तरीके से ये जो बाकी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करना है जो उनसे लिया नहीं गया, कि वो सरमाया करी करेंगे, किस वक्त में कहाँ कैसे खर्च करेंगे, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाती, ज़्यादा बेहतर आ जाता।